नमस्कार दोस्तों। इससे पिछले के वीडियो में हमने सीखा था कि अकाउंट क्या होता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट क्या होता है, कितने रूल होते हैं और कौन से अकाउंट पे कौन सा रूल लागू होगा, ये हमने देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट ग्रुप क्या होता है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अकाउंट ग्रुप। टैली में अकाउंट ग्रुप का यूज लेजर बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लेजर बनाने के लिए। टैली में अकाउंट ग्रुप का यूज लेजर बनाने के लिए किया जाता है। टैली में 15 प्राइमरी, 13 सेकेंडरी, कुल मिलाकर 28 ग्रुप पाए जाते हैं। कितना? 15 इसमें प्राइमरी है और 13 इसमें सेकेंडरी है। टोटल मिला के इसमें कितने ग्रुप है? 28 ग्रुप है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रुप को और बढ़ा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसी ग्रुप में से आपको क्रिएट करना होता है। तो कौन कौन से हैं जो प्राइमरी है, कौन कौन से हैं जो सेकेंडरी है? प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट, लोन लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट, ब्रांच एंड डिविजन्स, नेक्स्ट एक्सपेंसेस, सस्पेंस अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेस अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये 15 के 15 होते हैं आपके कौन से? प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में देखते हैं। सेकेंडरी ग्रुप रिजर्व एंड सरप्लस किसका सेकेंडरी ग्रुप है? कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का सेकेंडरी ग्रुप कौन है? रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट लोन लायबिलिटी का है। सिक्योर लोन ये भी लोन लायबिलिटी का है। अनसिक्योर लोन ये भी लोन लायबिलिटी का है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लायबिलिटी के। प्रोविजंस करंट लायबिलिटी। सैंडी क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी। स्टॉक इन हैंड करंट एसेट का है। डिपॉजिट एसेट करंट एसेट का है। लोन एंड एडवांस एसेट करंट एसेट का सेकेंडरी ग्रुप है। सैंडी डेप्टर ये भी करंट एसेट का सेकेंडरी ग्रुप है। स्टॉक इन हैंड कैश इन हैंड ये भी सेकेंडरी ग्रुप है करंट एसेट का। बैंक अकाउंट ये भी करंट एसेट का सेकेंडरी ग्रुप। ये तीनों लोन लायबिलिटी के सेकेंडरी ग्रुप हैं और ये तीनों करंट लायबिलिटी के सेकेंडरी ग्रुप हैं, ये तीनों। और ये जो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 6, ये हैं करंट एसेट के सेकेंडरी ग्रुप। ऊपर हमने इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया है, तो ये चलते हैं देखते हैं। ब्रांच एंड डिविजन्स प्राइमरी ग्रुप है। कैपिटल ये भी प्राइमरी ग्रुप है। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप इसका कौन सा है? रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल अकाउंट का सेकेंडरी ग्रुप कौन सा है? रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे करंट एसेट का सेकेंडरी ग्रुप कौन कौन सा है? बैंक अकाउंट है, कैश इन हैंड है, डिपॉजिट एसेट है, लोन एंड एडवांस एसेट है, स्टॉक इन हैंड है और सैंडी डेप्टर है। ये क्या आते हैं? ये आते हैं आपके करंट एसेट के सेकेंडरी ग्रुप। ऐसे करंट लायबिलिटी का सेकेंडरी ग्रुप कौन है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस एंड सैंडी क्रेडिटर्स। ये क्या है? करंट लायबिलिटी के। ऐसे ही लोन लायबिलिटी के सेकेंडरी ग्रुप कौन कौन सा है? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। ये क्या है? ये आपके लोन लायबिलिटी के सेकेंडरी ग्रुप है, ये तीनों। बाकी सारे प्राइमरी। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? बिजनेस में लगाए गए सभी प्रकार के पूंजी, चाहे वो सामान हो चाहे वो पैसा हो। बिजनेस में लगाए गए सभी प्रकार के पूंजी, चाहे वो सामान हो चाहे वो पैसा हो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे अकाउंट को कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ऐसे अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है।
बिजनेस में जो भी पूंजी लगाते हैं उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे मोहित ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। मोहित ने क्या स्टार्ट किया? 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो मोहित ने इसमें क्या किया? 2 अकाउंट इसमें मिलेंगे। एक हमको मिलेगा क्या स्टार्ट किया? 1 लाख रुपए का इसने क्या लगाया? पूंजी लगाया। तो पूंजी के लिखेंगे कैपिटल। 2 अकाउंट पहले निकाल लेते हैं, कैपिटल और अकाउंट इसमें एक क्या निकलेगा? कैश निकलेगा। अब कैश का अकाउंट तो पहले से बाय डिफॉल्ट टैली में बना होता है, लेकिन इस कैपिटल अकाउंट को हम डालेंगे कैपिटल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत डालेंगे? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत इसको डालेंगे। लोन लायबिलिटी, जब व्यापार आरंभ करने या किसी कारण से हम किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं तो वह दायित्व होता है। तो क्या होता है? वह हमारा दायित्व होता है, उसे पैसा वापस देना होता है। उसे क्या करना होता है? हमारा दायित्व होता है कि उसे पैसा वापस देना है। तो ऐसे लोन को लोन लायबिलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्या होता है? ऐसे लोन को लोन लायबिलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या बिजनेस के बीच में ही हमको कहीं से लोन, हम कहीं किसी से लोन ले रहे हैं, तो जो ऐसे अकाउंट होंगे उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? लोन लायबिलिटी के अंतर्गत रखा जाएगा। राम ने बिजनेस के लिए श्याम से 10,000 उधार लिया। किससे लिया? श्याम से। तो किससे लिया? श्याम से। तो श्याम से उधार लिया तो श्याम लोन क्या हो जाएगा? श्याम लोन। ये क्या बनेगा? श्याम लोन। अब श्याम लोन किसके अंतर्गत जाएगा? श्याम लोन, श्याम लोन जाएगा लोन लायबिलिटी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? लोन लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी के अंतर्गत जाएगा श्याम लोन। और क्या आया बिजनेस में? बिजनेस में आया है कैश। तो यहाँ 2 अकाउंट निकले, एक तो श्याम लोन और दूसरा निकला कैश। तो कैश का अकाउंट पहले से बना होता है, हमको श्याम लोन बनाना है। और श्याम लोन किसके अंतर्गत आएगा? लोन लायबिलिटी के अंतर्गत। करंट लायबिलिटी क्या होता है? चालू दायित्व के खाते इस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जो चालू दायित्व के खाते होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे विविध लेन देन, ठीक है, जैसे विविध लेनदार, जैसे विविध लेनदार मतलब जो भी हमसे, जिसको हमको पैसा देना है, जो हमसे पैसा लेने वाले हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस इसके अंतर्गत आता है। ड्यूटीज एंड टैक्स किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, करंट लायबिलिटी के अंतर्गत। मोहन ने करीम से कुछ सामान खरीदा। तो मोहन ने अगर करीम से कुछ सामान खरीदा है तो पता है मोहन क्या होगा? मोहन इज द संडे क्रेडिटर। मोहन क्या होगा? संडे क्रेडिटर। और मोहन का दायित्व है, ठीक है, ये क्या है? मोहन का दायित्व है कि इससे पैसा आपको लेना है, ठीक है। मोहन क्या हो जाएगा? मोहन इज द करंट लायबिलिटी। मोहन ने करीम से कुछ सामान खरीदा है। किससे खरीदा है? करीम से। तो करीम को हमको पैसा देना है, तो मोहन का दायित्व है, करंट लायबिलिटी है कि उसको पैसा किसको देना है? करीम को देना है। फिक्स एसेट फिक्स एसेट क्या होता है? सभी प्रकार की संपत्ति के खाते फिक्स एसेट के अंतर्गत खोला जाता है। जो सभी प्रकार के संपत्ति के खाते होते हैं जिनकी वैल्यू 1 साल से ज़्यादा होती है, उनको किसके अंतर्गत खोला जाएगा? फिक्स एसेट के अंतर्गत खोला जाएगा। जैसे कंप्यूटर, मशीनरी, फ्लैट आदि, ये सभी फिक्स एसेट के अंतर्गत खोले जाते हैं। जैसे मोहित ने 2,000 रुपये का एक कंप्यूटर 20,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा। मोहित ने 20,000 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा। तो यहाँ कौन कौन से अकाउंट? एक निकला कैपिटल, एक निकला कंप्यूटर अकाउंट, एक निकला कंप्यूटर अकाउंट, एक निकला कंप्यूटर अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट निकला? दूसरा अकाउंट निकला कैश अकाउंट। तो यहाँ निकला एक कैश अकाउंट। तो ये जो कंप्यूटर अकाउंट है ये किसके अंतर्गत? कैश का तो इसमें ऑलरेडी बना होता है। कंप्यूटर जाएगा किसके अंतर्गत? फिक्स एसेट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत जाएगा? फिक्स एसेट के अंतर्गत जाएगा। इसका जो ग्रुप होगा वो फिक्स एसेट होगा। कंप्यूटर, फिक्स एसेट।
इन्वेस्टमेंट क्या होता है? किसी भी प्रकार के लाभांश के खाते को इसके अंतर्गत रखा जाता है। क्या? कोई भी खाता है जिसमें आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, मान लेते हैं हमने बिजनेस में से 10,000 रुपया निकाला और इसको हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उससे बाद में हमको लाभ होगा, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। उसको किसके अंतर्गत? इस 10,000 को इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत रखेंगे, चाहे वो शेयर मार्केट हो या कहीं भी, तो इसको इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत, मतलब शेयर मार्केट में हमने 10,000 लगाया तो शेयर मार्केट किसके अंतर्गत जाएगा? इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जाएगा। और क्या लगाया शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में लगाया कैश, और कैश का ऑलरेडी बना होता है। दो अकाउंट टैली में बने होते हैं ऑलरेडी, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ये दो अकाउंट आपको टैली में ऑलरेडी बने दिखाई देंगे। अगला करंट असेट क्या होता है? चालू, सभी प्रकार के चालू संपत्ति के खाते को करंट असेट के अंतर्गत रखा जाता है। जो सभी प्रकार के चालू दायित्व होते हैं, चालू खाते होते हैं, सॉरी, जो सभी प्रकार के चालू खाते संपत्ति होती है उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? करंट असेट के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कैश, लोन, देनदार, बैंक आदि, इन सब के मतलब देनदार मतलब सैंडी डेब्टर, तो ये जो होते हैं सैंडी डेब्टर, इनको किसके अंतर्गत रखेंगे? ये सारे के सारे करंट एसेट के अंतर्गत आते हैं। ब्रांच एंड डिवीजन, कंपनी के अलग अलग ब्रांच के खाते को ब्रांच एंड डिवीजन्स के अंतर्गत रखा जाता है। जो कंपनी क्या, हर कोई कंपनी है, अगर उसका ब्रांच मान लेते हैं यहाँ एक बस्ती में है और दूसरा ब्रांच मान लेते हैं खलीलाबाद KLD में, तो अगर उस ब्रांच से जो भी पैसा आएगा उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? ब्रांच एंड डिवीजन्स के। मान लेते हैं खलीलाबाद ब्रांच से 10,000 आया, किससे आया? खलीलाबाद ब्रांच से, तो हम लिखेंगे KLD, ये एक निकलेगा खलीलाबाद और दूसरा क्या निकलेगा? क्या आया? पैसा, कैश आया। तो कैश का अकाउंट बना होता है, लेकिन KLD को किसके अंतर्गत रखेंगे? ब्रांच एंड डिवीजन्स के। खलीलाबाद ब्रांच को किसके अंतर्गत रखेंगे? ब्रांच एंड डिवीजन्स के अंतर्गत रखेंगे इसको। मिक्स एक्सपेंसेस असिस्ट, बिजनेस के स्टार्ट में कई अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं जिन्हें इस अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। क्या होता है? बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत टाइप के खर्चे होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं, जिसे मिक्स एक्सपेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे यातायात का किराया, लाइसेंस, कहीं आप लाइसेंस ले रहे हैं तो वो, रजिस्ट्रेशन, ये सब इसके अंतर्गत रखा जाएगा। मिक्स एक्सपेंसेस के अंतर्गत ऐसे खाते आते हैं जो क्या होता है, बिजनेस के स्टार्टिंग में कुछ अलग प्रकार के खर्चे होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को इसके अंतर्गत रखा जाता है, जैसे लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जब बैलेंस शीट का योग बराबर ना आए तो उस समय अंतराल के धनराशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, जिसे समय आने पर चेंज करके वर्चुअल बैलेंस प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जब ट्रायल बैलेंस निकालते हैं और बैलेंस शीट में बराबर ना है, मतलब कोई हमको भूल गया है, तो उसको किसके अंतर्गत रख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत रख के उसको क्या कर लेते हैं? उसका जो बैलेंस होता है वर्चुअल बैलेंस, उसको निकाल लेते हैं, और जब हमको याद पड़ेगा कि हाँ हमने एक्चुअल में किसको दिया था, तो उसको चेंज करके उसी के अंतर्गत डाल के हमारा बैलेंस जो होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। सेल अकाउंट क्या होता है? किसी भी विक्रय माल के खाते को सेल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। जो भी हम सामान बेचते हैं उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? सेल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाएगा। परचेस अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है? किसी भी प्रकार के क्रय के अकाउंट के खाते को परचेस अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब जो भी हम सामान परचेस करेंगे उसको किसके अंतर्गत करेंगे? उसको करेंगे परचेस अकाउंट के अंतर्गत।
डायरेक्ट इनकम क्या होता है? किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष आय को जो बिजनेस से होती है उसे डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखा जाता है। डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखा जाता है किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष आय को जो बिजनेस से होती है उसे डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे सेल एक डायरेक्ट क्या है? सेल एक डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? बिजनेस में ऐसे खर्चे जो प्रत्यक्ष व्यय किए जाते हैं, बिजनेस के ऐसे खर्चे जो प्रत्यक्ष रूप से व्यय किए जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे लोडिंग चार्ज, अनलोडिंग चार्ज, लेबर चार्ज, पैकिंग चार्ज, ये सब के सारे के सारे क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये जो माल को तैयार करने से बेचने तक होते हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आयों को अप्रत्यक्ष, यहाँ अप्रत्यक्ष रहेगा। सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आयों को इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे किराया प्राप्त करना, छूट प्राप्त करना, कमीशन प्राप्त करना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्राप्त किराया, प्राप्त छूट, प्राप्त कमीशन, ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्ययों के खाते को किसके अंतर्गत रखा जाता है? इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे किराया दिया, छूट दिया, कमीशन दिया, दान दिया और समस्त व्यय के खाते को किसके अंतर्गत रखा जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखा जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस ये क्या है? ये कैपिटल अकाउंट का सेकेंडरी ग्रुप है। किसका सेकेंडरी ग्रुप है? कैपिटल अकाउंट का ये सेकेंडरी ग्रुप है। बोला बिजनेस के रनिंग पीरियड में बिजनेस में लगाए गए कैश या गुड्स को रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत रखा जाता है। कि बिजनेस में जब बिजनेस चालू कर दिया हमने, बिजनेस हो गया और रनिंग हो रही है, आधे पीरियड में, पीरियड के बीच में या फाइनेंशियल ईयर के बीच में जब हम कहीं गुड्स या क्या लगाते हैं, जब हम कहीं गुड्स या कैश लगाते हैं तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? उसको रखते हैं हम किसके अंतर्गत? रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। और रिजर्व एंड सरप्लस किसका सेकेंडरी ग्रुप है? कैपिटल अकाउंट का सेकेंडरी ग्रुप है। मतलब जब स्टार्टिंग में लगाएंगे तो कैपिटल अकाउंट होगा और रनिंग बीच में लगाएंगे तो क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होता है? जब बैंक जमा से अधिक राशि देने लगे, जब बैंक में हमने 10 रुपया जमा किया और बैंक हमको 20 रुपया दिया, तो ये जो 10 रुपया हमको एक्स्ट्रा दिया इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको? ओवरड्राफ्ट अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। जिसको क्या बोल सकते हैं? बैंक लोन। क्या बोलेंगे? बैंक लोन। क्या बोलेंगे? बैंक लोन। इसी को बैंक लोन कह सकते हैं। तो बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। सिक्योर लोन क्या होता है? सभी प्रकार के सुरक्षित खाते को सिक्योर लोन के अंतर्गत रखा जाता है। जो भी सुरक्षित खाते होते हैं उनको सिक्योर लोन के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें कुछ गिरवी रखना होता है। जैसे मान लेते हैं हमको 10,000 रुपया उधार चाहिए किसी से, तो ये 10,000 उधार लेने के लिए हमको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। जब भी हम गिरवी रखेंगे, कुछ हमने गिरवी रखा, तो इसको बोलते हैं सिक्योर लोन। किसके अंतर्गत? सिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन सभी प्रकार के असुरक्षित खाते जिनका सरकारी प्रारूप ना हो, जिसका क्या सरकारी प्रमाण ना हो, कोई सरकारी प्रमाण ना हो कि आपने लोन दिया है कि नहीं दिया है, इस प्रकार के खाते को किसके अंतर्गत रखा जाएगा? अनसिक्योर के अंतर्गत। मतलब किसी आप दोस्त को पैसा दे रहे हैं और उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? उसको रखेंगे अनसिक्योर लोन के अंतर्गत। ड्यूटीज एंड टैक्सेस सभी प्रकार के करों के खातों को किसके अंतर्गत रखेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत। जो भी आप कर देंगे, जो भी आप कोई GST देंगे, कहीं सर्विस टैक्स देंगे, कहीं TDS देंगे,
तो इन सब के जो कर के खाते होते हैं, ये जो सब कर के खाते होते हैं, मतलब जितने भी टैक्स होते हैं उन सब के किसके अंतर्गत रखेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखेंगे। प्रोविजंस क्या होता है? सभी प्रकार के प्रावधान के खातों को प्रोविजंस के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब जिसके लिए हम अलग से पैसा निकाल लें, मतलब कोई काम के लिए हम अलग से पैसा पहले ही निकाल लें, तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? प्रोविजंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे रूम रेंट, सैलरी, गोडाउन रेंट आदि का प्रावधान, आदि के लिए प्रावधान, मतलब इन सब के लिए हम पहले से पैसा निकाल के रख लें, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा प्रोविजंस के अंतर्गत, प्रावधान के अंतर्गत। संडी क्रेडिटर, सभी प्रकार के लेनदार के खाते को संडी क्रेडिटर के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब जिसको भी हमको पैसा देना होता है, जैसे हम बिजनेसमैन हैं और जिन लोगों को हमको पैसा देना है, तो उन सभी के खाते को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? संडी क्रेडिटर के अंतर्गत रखेंगे। संडी डेब्टर क्या होते हैं? भविष्य में जिन लोगों से पैसा लेने होते हैं, भविष्य में क्या होता है? जिन लोगों से पैसे लेने होते हैं वे हमारे क्या होते हैं? देनदार होते हैं। क्या होते हैं? देनदार होते हैं। भविष्य में जिन लोगों से पैसा लेना होता है वो हमारे लिए क्या होते हैं? देनदार होते हैं। उन सभी के खाते को संडी डेब्टर के अंतर्गत रखा जाता है। उन सभी के खाते को किसके अंतर्गत रखा जाता है? संडी डेब्टर के अंतर्गत रखा जाता है। डिपॉजिट एसेट क्या होता है? किसी भी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में कुछ पैसा जमा करना डिपॉजिट कहलाता है। कुछ भी, कोई भी वस्तु हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ भी किसी के लिए, या कोई रूम आप रेंट ले रहे हैं तो उसके लिए कुछ आपको सिक्योरिटी के रूप में जमा करना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट बोलते हैं। जैसे मकान के लिए डिपॉजिट, दुकान के लिए डिपॉजिट, किसी वस्तु के लिए डिपॉजिट आदि। मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप जब कुछ एडवांस पैसा दे देते हैं तो उसको डिपॉजिट कहते हैं। लोन एंड एडवांस असिस्ट, सभी प्रकार के अग्रिम दी हुई धनराशि को लोन एंड एडवांस के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब सभी प्रकार के अग्रिम, जब हम किसी को कुछ पैसा दे दें, मान लेते हैं हमने राम को कुछ रुपया उधार में दे दिया, तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? लोन एंड एडवांस के रखेंगे। लोन एंड एडवांस के अंतर्गत रखेंगे। कैश इन हैंड, यह ग्रुप क्या होता है? यह पहले से बना होता है। यह ग्रुप कैश के लिए इस्तेमाल होता है। यह ग्रुप किसके लिए इस्तेमाल होता है? कैश के लिए इस्तेमाल होता है। इसका लेजर या अकाउंट टैली में पहले से बना होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट बना होता है। किसके लेजर बने होते हैं? एक तो कैश का बना होता है, कैश इन हैंड का, और एक किसका बना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका बना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों बाय डिफॉल्ट टैली में बने होते हैं। स्टॉक इन हैंड, इस ग्रुप के अंतर्गत स्टॉक इन हैंड, इस ग्रुप का प्रयोग स्टॉक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? स्टॉक के लिए किया जाता है कि आपके पास अभी कितना स्टॉक, कितने रुपए का स्टॉक आपके पास बचा है, कितने पैसे का स्टॉक आपके पास बचा है, या कौन सा स्टॉक आपके पास है, तो किसके अंतर्गत करेंगे? स्टॉक इन हैंड के अंतर्गत। बैंक अकाउंट, सभी प्रकार के बैंक से रिलेटेड खाते को इस ग्रुप के अंतर्गत खोला जाता है। क्या होता है? जैसे बैंक में एक खाता खोला, राम ने बैंक में खाता खोला, तो किस बैंक में? मान लेते हैं SBI बैंक में खोला, तो SBI बैंक किस में जाएगा? SBI बैंक किस में जाएगा? बैंक एंड, एक मिनट,